बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह आज जो है इस वीडियो में हम देखेंगे आयोनाइजेशन इंथैल्पी। इसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। ओके, तो पहले मैं आपको बता दूं आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन। जैसे कोई एटम है, फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है इनसाइड। ओके, ये न्यूक्लियस हो गया। इस न्यूक्लियस में अंदर होते हैं प्रोटॉन वगैरह, ये आपको पता है। और यहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन जो कि इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, इसके अराउंड जो है मूव होते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी गैसियस एटम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, फॉर एग्जांपल ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एक एटम का जो सबसे लास्ट ऑर्बिट में है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको एनर्जी लगती है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं, इनके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो इलेक्ट्रॉन्स आर होल्ड बाय द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से होल्ड होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को अगर वहाँ से निकालना है तो आपको एनर्जी देना पड़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी गेन करता है तो वो वहाँ से निकल जाता है, वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, इस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज एंथैल्पी? न्यू स्टूडेंट के लिए नया होगा ये एंथैल्पी। एंथैल्पी नथिंग बट एनर्जी चेंज, पॉजिटिव या नेगेटिव। जहाँ भी एनर्जी ऐड होती है या निकलती है, रिमूव होती है, उसको हम एंथैल्पी बोलते हैं। चेंज इन हीट, चेंज इन एनर्जी। एनर्जी एंड हीट सेम है। ओके, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दी आउटर इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के आउटर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब एक छोटा सा कंसेप्ट सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ कि एक एटम है जो कि एक बड़ा है। यहाँ पर ये एक एटम है, इसका साइज बड़ा है, हमने लास्ट वीडियो में देखा एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज। ये दूसरा है, छोटा है। ओके, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। ओके, अब ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉन, ये इसका आउटर इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेटली यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये भी अट्रैक्टेड है, ये भी अट्रैक्टेड है। तो डेफिनेटली जो जितना क्लोज रहेगा उतना ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेगा। मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। सो डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्मॉल एटम। स्मॉल एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। हाई एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी क्या अपने को ज़्यादा लगेंगी, जबकि यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यह इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपने को एनर्जी क्या लगेंगी? लो एनर्जी रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब हर एटम के लिए अलग अलग एनर्जी लगता है। मतलब यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी यानी इंथैल्पी क्या रहेंगी? ज़्यादा रहेंगी, मोर आयनाइजेशन इंथैल्पी। यहाँ पर आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या रहेंगी? लो, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है, मोर अट्रैक्टेड, तो डिफिकल्ट टू रिमूव। तो अलग अलग एटम की आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? अलग अलग होती है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बताते हुए मैं आपको आगे बढ़ता हूँ कि जो एटम होता है, मतलब किसी का इलेक्ट्रॉन अगर हमको निकालना है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर X2 का एग्जांपल क्या लेते हैं? हम Cl2 लेते हैं, Cl2। तो Cl2 मॉलिक्यूल है, मतलब Cl बॉन्ड Cl इस तरह से।
तो इसका डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन इस तरह से नहीं निकालते, इसको गैसियस स्टेट में इस तरह से किस तरह से निकालते हैं। क्लोरीन तो ऑलरेडी गैस है, नो प्रॉब्लम। कोई अगर अदर स्टेट में रहा, सॉलिड या लिक्विड, तो पहले उसको हीट करते हैं तो गैस बनता है, ये ऑलरेडी गैस में है। गैस जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसको जब हीट दिया जाता है, ये डेल्टा हीट का सिंबल है, तो Cl एटम्स में ब्रेक हो जाता है, 2Cl अपने को यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर एटम्स तैयार हो गए Cl, मतलब Cl बॉन्ड ब्रेक हो गया और 2 Cl तैयार हो गए। अब ये जो Cl गैसियस एटम है, क्योंकि गैसियस स्टेट में है और ये एक एटम है, अब इसके पास जो भी आउटर इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उसको निकालने के लिए हम हीट देंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तो Cl पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। हम पहले से देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो चार्ज क्या आता है, प्लस। हमने ये आयनिक रेडियस के अंदर ये पॉइंट देखा, तो Cl ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसलिए Cl प्लस बन गया और इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ जो हीट हम ये दिख रहे हैं, ये एनर्जी दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब हम उसको सिंपल वे में किस तरह से डिफाइन करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी as required to remove the second most, जिसने सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी को एक्सप्लेन किया, मैं आपको सिंपल यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताता हूँ। अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove outermost loosely held electron from gaseous neutral atom। ये एक गैसियस न्यूट्रल एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेंगी हम उसको बोलेंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी। ये उसका डेफिनेशन हो गया। अब ये सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब क्या है, ये पॉइंट अब मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी, जैसे फॉर एग्जांपल ये Mg है, Mg के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 12 है, लास्ट वीडियो में हमने देखा। तो Mg को अगर हम हीट करते हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो उस पर +1 चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ। तो यहाँ जो हीट लगी है इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब Mg प्लस, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन और निकालते हैं हीट करके, तो अब एक प्लस पहले से था, अब 2 प्लस हो जाएंगे, Mg2 प्लस, अब एक इलेक्ट्रॉन और चला गया। तो यहाँ जो एनर्जी लगेगी उसको हम कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगी हम उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी हम उसको कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी। अब सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी जनरली ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी के। देखिए यहाँ पर X में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये एक प्लस आ गया, इस पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस। अब ये X प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला तो X2 प्लस बन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो ज़्यादा लगती है, तो उसको ऐसा लिखा जाता है सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। ओके, तो सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा लगती है। ओके, क्यों? सिंपल एक्सप्लेनेशन है, हम उसको बता सकते हैं। यहाँ पर ये है एटम, ये उसका न्यूक्लियस, ये सेकेंड शेल। ओके, अब यहाँ पर ये फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। फॉर एग्जांपल ये लिथियम है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो इस इलेक्ट्रॉन को जब हम निकालेंगे सबसे आउटर वाले को, लास्ट वाले को, तो यहाँ जो एनर्जी अपने को लगने वाली है, इस एनर्जी को हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। समझो ये लिथियम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो बन गया लिथियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। ये यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन
इंथैल्पी। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसको निकालना है। ये फर्स्ट निकाला, अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाला चला गया, अब सेकेंड लास्ट। तो सेकेंड लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज़्यादा है, नज़दीक भी है, अट्रैक्शन भी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है। यहाँ ये डिफ़िकल्ट होता है, मतलब लिथियम प्लस से अगर हमको लिथियम प्लस 2 में जाना है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो इसको हम कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह थर्ड भी होता है, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सिंपल ऑर्डर आता है कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसको इस तरह भी लिखते हैं, थर्ड IE सेकेंड IE फर्स्ट IE। तो जितना नज़दीक वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है हमको, उतना ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर लगने वाला है। ओके, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज of elements having the atomic number up to 60 are plotted in figure 3.5। यहाँ 3.5 नहीं, आपको किधर गया वो पीछे चला गया, ठीक है। ओके, इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर भी इसको हम समझ सकते हैं। हम जो है इस तरह से लिखते हैं, देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अपने को पता है एटॉमिक साइज क्या होता है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते, कल लास्ट वीडियो में देखा हमने, क्या होता है, कम कम होते जाता है ना। मतलब अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़। तो मैंने अभी बताया आपको, जितना स्मॉल साइज़ रहेगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना क्या रहेगा, डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो न्यूक्लियस से नज़दीक है। तो यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई। यहाँ जो बड़ा एटम होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या है, दूर है, तो ये अट्रैक्टेड क्या रहेगा, लो अट्रैक्टेड रहेगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेंगी, लो, मतलब कम एनर्जी में हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। जितना बड़ा साइज रहेगा आयनाइजेशन एनर्जी उसके अपोजिट रहेगा। तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना एटॉमिक साइज ज़्यादा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम लगती है। एटॉमिक साइज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, क्योंकि न्यूक्लियस से वीकली अट्रैक्टेड है आउटर इलेक्ट्रॉन। ओके, और एटॉमिक नंबर से अगर हम लेफ्ट टू राइट कंपेयर करें तो डायरेक्ट रिलेशन होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ये सिर्फ लेफ्ट टू राइट के लिए। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, देखिए आप यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो अब आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं, लिथियम का एनर्जी कम है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ऊपर पढ़ रहे हैं बेरियम का साइज कम हो गया है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट, बोरॉन और कम। लेकिन यह थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि बोरॉन कम आ गया, हालांकि ज़्यादा आना चाहिए था। लेकिन यूजुअल जो ट्रेंड है वो तो ऐसे ही है। आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखिए एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर आप देखिए फ्लोरीन का स्मॉल साइज है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। न्यूक्लियस से नज़दीक इलेक्ट्रॉन, हाईली अट्रैक्टेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज़्यादा है। आपके बुक में यहाँ पर एक शील्डिंग इफेक्ट बोल के पॉइंट भी दिया हुआ है, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। अभी हम सिंपल एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नियॉन। अब नियॉन का एटॉमिक साइज थोड़ा सा बड़ा होता है फ्लोरीन से, लेकिन फिर भी वो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा बता रहा है। उसका रीज़न ये है कि इट इज़ हाईली स्टेबल, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। आपने पढ़ा है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मतलब उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, ठीक है, इसलिए वो स्टेबल होता है।
और उस स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए वहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगी। ठीक है। दूसरा, अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं, मतलब हम लिथियम से नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ये लिथियम है, कि यहाँ हमने जो बनाया है, अब नीचे जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा। सोडियम, तो मतलब उल्टा होगा, मतलब लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ पर आसान तो है राइट वालों से कंपेयर करें तो, लेकिन नीचे वालों से कंपेयर करें तो लिथियम से बड़ा सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, कल देखा हमने वीडियो में एटॉमिक और आयनिक रेडियस के उसके अंदर, कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो हम लिथियम से सोडियम, सोडियम से आगे पोटेशियम जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप, लिथियम, और लिथियम से बड़ा होता है सोडियम, और सोडियम से बड़ा होता है ये देखिए पोटेशियम। तो हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड हो रहा है, न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, और जब वो न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो सोडियम जो है यहाँ पर, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है लिथियम के कंपैरिजन में, और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान है सोडियम के कंपैरिजन में, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। रुबिडियम और बढ़ेगा, सीजियम और बढ़ेगा, आगे जैसे जैसे जाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। मैं उसको एक बार इस तरह से यहाँ बता देता हूँ कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम जाते हैं तो, ठीक है, ये है लिथियम, उसके बाद आएगा बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। लिथियम के नीचे जाते हैं हम, सोडियम, पोटेशियम, और आगे सो ऑन, आगे चलते जाएंगे। ओके। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में इधर लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नाम लिख दूं यहाँ पर, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आगे बढ़ते जाएंगे हम। ठीक है। इधर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, नीचे। तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के करीब आते जा रहा है, जिसको निकालना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। इसलिए आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा लगेंगी लेफ़्ट टू राइट, तो हम बोलेंगे इंक्रीजेस। तो इन पीरियोडिक टेबल लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस। ओके। अब हम जाते हैं इधर टॉप टू बॉटम। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, जितना दूर जा रहा है उसको निकालना उतना आसान है। तो हम कहेंगे यहाँ पर आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम। यहाँ एनर्जी बहुत कम लगेंगी इसको निकालने के लिए, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, आसानी से निकल जाएगा। और इधर लेफ्ट टू राइट। ओके। in periodic table left to right ionization enthalpy increases and top to bottom decreases। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस आएंगे, वो हम आगे उसको कंपेयर करेंगे दूसरे किसी पॉइंट में। ओके। अभी आज के लिए इतना काफ़ी। ठीक है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।